any stream flow, you need to take the readings, or you must know how to measure the discharge. Okay, आपको पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज किस तरह से मेजर किया जाता है. So what is actually the discharge, how we measure the discharge, that we are going to discuss today, and how to form a hydrograph. Okay, how to form a hydrograph. Hydrograph is nothing but one of the method that is useful for determining the रन ऑफ फ्रॉम द वाटरशेड. ठीक है, तो ये हाइड्रोग्राफ का नेचर है, इसको स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ भी बोला जाता है. तो इनिशियली इसमें क्या होता है कि जैसे ही रेनफॉल होती है तो कुछ वाटर क्या होता है, लॉस हो जाता है. तो वो लॉस माइनस करके हम क्या करते हैं, उसको कुछ टाइम लगता है. तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जीरो मतलब लॉसेस होने के बाद जो भी रन ऑफ स्टार्ट होना चालू हो जाता है, ओके, होना चालू हो जाता है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये क्या होता है एक्चुअली हम अभी पढ़ेंगे. ठीक है, ये होगा हाइड्रोग्राफ का नेचर, इस तरह से होता है. तो उसके पहले, हाइड्रोग्राफ जनरेट होने के पहले, व्हाट इज स्ट्रीम गेजिंग, स्ट्रीम गेजिंग क्यों करते हैं. ओके, स्ट्रीम गेजिंग एक्चुअली होता क्या है, देखो अभी किस तरह से स्ट्रीम गेजिंग की जाती है. एक कंसीडर करो ही एक, दिस इज 1 यूनिट ऑफ वाटरशेड. ठीक है, आप इस ये यूनिट ऑफ वाटरशेड है, यहाँ से सारा वाटर जो होता है स्ट्रीम के हिसाब से बाहर निकलता है. जो भी स्ट्रीम होती है, whatever stream is there, that stream should be collected and the water is discharged out from the area. ठीक है, तो ये एक स्ट्रीम है, एक छोटी स्ट्रीम हम कंसीडर करते हैं. ओके, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रीम होता है, इस तरह से अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, एंड दैट स्ट्रीम शुड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिचार्ज ऑफ द वाटरशेड. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये स्ट्रीम से सारा वाटर जो होता है, रन ऑफ जो होता है, वो बाहर निकलने लगता है. दिस इज योर मेन स्ट्रीम. ये क्या होती है, आपकी मेन स्ट्रीम होती है. दिस इज योर मेन स्ट्रीम. ठीक है, दिस इज योर मेन स्ट्रीम, एंड थ्रू द मेन स्ट्रीम all water is leaving out. So what we do in a stream gauging, we have to different methods. Okay, स्ट्रीम गेजिंग में हम क्या करते हैं, वी हैव टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ अ स्ट्रीम. ओके, व्हाट इज द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम, मतलब उसमें से कितना पानी बाहर जा रहा है, वो हम स्ट्रीम गेजिंग में कंसीडर करते हैं. तो गेज इज अ स्टेशन वेयर वी हैव टू मेजर द डिस्चार्ज, इसको बोलते हैं गेज. ठीक है, गेज जहाँ पे होता है, जैसे कि मीटर गेज, देखो आप ब्रिज होता है तो वहां पे गेज लगाया होता है, कितना उतना डेप्थ होगा, ये होगी, तो वो मेजर किया जाता है. तो जनरली वाटरशेड में हाइड्रोग्राफ डेप्थ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस वाटरशेड में से जो भी रेनफॉल हो, जो भी रन ऑफ होगा, whatever be the runoff that is leaving from the watershed, that should be that should be measured. Okay, वो क्या किया जाता है, वो डिस्चार्ज किया जाता है, मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट स्ट्रीम गेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, उसमें करंट मीटर होता है, स्टेज रिकॉर्डर होता है, दैट इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग मेजरिंग द स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम द वाटरशेड. ठीक है, तो एक स्ट्रीम है इस तरह से. तो हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे करंट मीटर, अभी ये जनरली स्टैंडर्ड करंट मीटर एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आउटलेट पे क्या करते हैं, करंट मीटर होल्ड करते हैं. ठीक है, करंट मीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्लो फ्रॉम द चैनल. जो भी चैनल होगा उसकी रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या करते हैं, उसमें फ्लो मेजरमेंट के लिए रखते हैं, वेलोसिटी मेजर करते हैं. ठीक है, वेलोसिटी मेजर करने के बाद हमें ये जो क्रॉस सेक्शन होता है चैनल का, वो हम डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं एरिया. ठीक है, if you multiply this with the if you multiply velocity with the area, you get the discharge. Okay, what is the unit of discharge? Unit of discharge is meter cube per second. Consider here it is your area. ठीक है, एरिया, ये क्या हमें देता है, डिस्चार्ज की वैल्यू देता है. दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज. ओके, इट इज इक्वल टू डिस्चार्ज वैल्यू, दैट इज क्यू. ये क्या होता है, क्यू होता है. ओके, तो ये वेलोसिटी किस तरह से मेजर की जाती है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, ये वेलोसिटी की इंपॉर्टेंट मेजर करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, और एरिया किस तरह से मेजर करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है. सो नाउ लेट्स वी मूव ऑन टू द वन बाय वन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रीम गेजिंग एंड व्हाट इज इट्स यूज. ओके, इसका यूज क्या होता है वो हम अभी देख लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हाइड्रोग्राफ, क्योंकि स्ट्रीम गेजिंग आपको ध्यान में आ गया है तो उसके बाद आपको हाइड्रोग्राफ आ जाएगा. ठीक है, तो अभी क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्चार्ज. क्या टेक्निक क्या किया जाता है, मेजर डिस्चार्ज और द वॉल्यूम ऑफ वाटर मूविंग थ्रू द चैनल पर यूनिट टाइम. मतलब पर यूनिट टाइम में से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मूव हो रहा है चैनल में से, वो हम डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रीम गेजिंग यूज करते हैं. द हाइट ऑफ द वाटर इन अ स्ट्रीम चैनल इज नोन एज अ स्टेज. मतलब जो भी चैनल होगा उसमें जो भी हाइट होगी, डेप्थ होगी,
उसको हम बोलते हैं स्टेज और गेज हाइट। ओके, उसको हम बोलते हैं स्टेज और गेज हाइट एंड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन डिस्चार्ज इन द स्ट्रीम। उसको हम डिस्चार्ज डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। And the stream flow representing the runoff phase of the hydrologic cycle in a most important basic data for hydrological study। मतलब जो भी stream flow होता है वो runoff as a surface runoff flow होता है and the data collected from that is useful for। And the stream flow is the only part of hydrological cycle that can be measured accurately। Okay, ये accurately measure किया जाने वाला part होता है। And the runoff from the catchment can be determined by using the discharge of stream draining। Okay, अभी ये जो रन ऑफ होता है ये किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है? जो भी स्ट्रीम होती है वो ड्रेन करती है, वाटर ड्रेन करती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से करोगे? देखो ये स्ट्रीम है, कंसिडर करो यहाँ पे आपने करंट मीटर लगाया, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? करंट मीटर है। इस तरह से करंट मीटर आपने डेप्थ पे होल्ड किया। ओके, ये डेप्थ भी होती है, वो क्रॉस मतलब ये क्रॉस सेक्शन, मतलब हम स्ट्रीम का क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होता है, तो हमें एक इंटरवल लेके ही उसको डिटरमाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये करंट मीटर क्या होता है? जैसे अभी चलो आपने यहाँ से चालू किया, आज अभी अभी आपने करंट मीटर यहाँ पे इंस्टॉल किया, तो स्ट्रीम में से वाटर क्या होगा? मूव होना चालू हो जाएगा। फिर 3 घंटे के बाद आपने फिर से इसका रीडिंग नोट किया, 6 घंटे के बाद फिर से रीडिंग नोट किया, 9 घंटे के बाद फिर से रीडिंग नोट किया, 12 घंटे के बाद फिर से रीडिंग नोट किया, 15 घंटे के बाद फिर से रीडिंग नोट किया। ठीक है, 15 घंटे के बाद फिर से रीडिंग नोट किया। तो ये क्या हुआ आपका? दिस इज व्हाट दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट दैट इज द you readings you get। okay, but after a certain time, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो रीडिंग्स होगी, मतलब ये जो डिस्चार्ज होगा वो कम होते होते जाएगा वो स्ट्रीम में से। ठीक है, एट अ सर्टेन टाइम, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा, इनिशियली क्या होगा? जैसे ही रेनफॉल होगा तो डिस्चार्ज क्या होगा? ज्यादा निकलेगा, बट एक बार रेन खत्म हो गई, ओके, रेन खत्म हो गई तो डिस्चार्ज जैसे ही निकलने लगेगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी? वहां पे कम होने लगेगी। तो ये जो हाइड्रोग्राफ तैयार रेडी होता है, ओके, तो उसका नेचर भी उसी तरह होता है कि इनिशियली क्या होता है? लॉसेस हो जाते हैं, लॉसेस होने के बाद क्या होता है? रेन स्टार्ट हो जाता है, फिर इस तरह से वो एक सर्टन लेवल तक जाके उसका पीक बढ़ जाता है, फिर वो पीक नीचे आने लगता है एट सर्टन टाइम। तो ये यहाँ से जो यहाँ पे जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट से क्या होता है? डिस्चार्ज बाहर जाने लगता है वाटरशेड से। ओके, द वाटरशेड इज लिविंग the area is the runoff is leaving from the watershed, this indicated। okay, तो ये important हो जाता है। तो this is one of the best measurement or accurate measurement for measuring the stream flow, that is the part of hydrologic cycle। now here are some readings। okay, यहाँ पे देखो डिस्चार्ज मेजरमेंट किया जा रहा है, डेप्थ लिया जा रहा है। देखो ये चैनल है, ये चैनल की हर तरह से मतलब एट अ इक्वल इंटरवल। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज द चैनल, ये एक चैनल है, तो इसकी विड्थ कंसीडर करो 10 मीटर है, जो अभी आपने वीडियो में देखा। तो हम क्या करेंगे? इसको एक एक मीटर में डिवाइड कर देंगे। वी हैव डिवाइड दिस एरिया इनटू 1 मीटर अप टू 10 सेक्शन। ठीक है, 1 मीटर अप टू 10 सेक्शन, इसमें क्या करेंगे? 10 सेक्शन में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या देखेंगे? यहाँ पे सेंटर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में करंट मीटर हेल्ड करेंगे, यहाँ पे हर सेंटर में करंट मीटर क्या करेंगे? मेजर करेंगे। और ईच सेक्शन की क्या करेंगे? वी हैव टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ईच सेक्शन। ओके, वी हैव टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ईच सेक्शन एट द बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जनरली जब भी वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं पड़ती है तो करंट मीटर हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू मेजर द डेप्थ एट अ पॉइंट एट 3 डेप्थ। फर्स्ट होता है 0.2d ऑफ द डेप्थ, ठीक है, मोर एक्यूरेसी के लिए। उसके बाद होता है 0.6d ऑफ द डेप्थ। उसके बाद होता है 0.8d मतलब क्या है? कि सपोज द डेप्थ इज 1 मीटर। ओके, यहाँ की डेप्थ अगर 1 मीटर हो तो आपको ये जो यहाँ पे जो करंट मीटर होगा आपको क्या पहले 0.2d मतलब 20 सेंटीमीटर में आपको हेल्ड करना पड़ेगा। ओके, 0.6d मतलब 60 सेंटीमीटर में आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी, और उसके बाद 0.8d, और ये तीनों का रीडिंग लेके हम क्या करेंगे? इसको डिटरमाइन करेंगे। इसको बोलते हैं सेक्शन मेथड्स। ओके, इसको बोलते हैं सेक्शंस मेथड। मतलब 3 डेप्थ हो तो 3 जगह हम ले सकते हैं। अगर 2 सेक्शन मेथड और 3 सेक्शन, ये होगा जब 3 सेक्शन मेथड हम यूज करते हैं तो हमें 3 जगह की डेप्थ मेजर करनी पड़ती है और उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन होती है।
टू मेथड्स में क्या करते हैं, 2 पॉइंट मेथड में क्या होता है कि पॉइंट 2D एंड पॉइंट 8D, कितने होते हैं, पॉइंट 2D एंड पॉइंट 8D पे हम क्या करते हैं, करंट मीटर हेल्ड करते हैं और वहां पे उसका डेप्थ मेजर करके डिस्चार्ज डिटरमाइन करते हैं। तो ठीक है, ये सेक्शन मेथड में किया जाता है, 2 सेक्शन मेथड और 3 सेक्शन मेथड में। और जनरली मेथड किस तरह से, उसके जो भी चैनल सेक्शन होता है उसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं और उसमें से डिस्चार्ज कंप्यूट करते हैं। ओके, जिस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन करके आपको बताया। इसकी नेसेसिटी क्या है, व्हाई इट इज नेसेसिटी? सो by measuring the discharge of any river or the irrigation water can be distributed. Okay, मतलब अगर आपको डिस्चार्ज पता हो रिवर स्ट्रीम का या रिवर का, तो जो भी इरिगेशन के लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। by measuring the flow in a river by measuring the flow in a river, flood warning can be issued. ठीक है, फ्लड के लिए अगर अगर आपको फ्लड का मेजर फ्लो पता है रिवर का, तो फ्लड वार्निंग जैसी फ्लड्स के लिए हम वार्निंग दे सकते हैं और फ्लड में भी रिड्यूस हो सकता है। और बाय इंक्रीजिंग द फ्लो इन अ चैनल द क्वांटिटी लॉसेस कैन बी नोट। ओके, अगर आपको मेजर कैनल का फ्लो का क्वांटिटी पता है तो आप उसकी लॉसेस डिटरमाइन कर सकते हो। और उसके बाद द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर हेल्प्स फॉर फ्यूचर रिसर्च। ओके, इस फ्यूचर रिसर्च के लिए भी यूज किया जाता है। सो दिस इज व्हाट द नेसेसिटी ऑफ द डिस्चार्ज मेजरमेंट। नाउ व्हाट शुड बी द साइट सिलेक्शन? व्हाट शुड बी द साइट सिलेक्शन? साइट सिलेक्शन किस तरह से होनी चाहिए? तो देखो, तो इसमें क्या होता है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइट सिलेक्शन में, द बेड एंड बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम शुड बी फर्म एंड स्टेबल सो एज टू इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ एरिया डिस्टेंस रिलेशनशिप। मतलब कैसा होना चाहिए, बेड जो होता है, बैंक, बेड और बैंक जो होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और फर्म होना चाहिए, दैट इंश्योर द गुड रिलेशनशिप और कंसिस्टेंसी ऑफ द एरिया डिस्टेंस रिलेशनशिप। बेड एंड बैंक शुड बी फ्री फ्रॉम वेजिटल ग्रोथ। ओके, जो भी बेड होगा और जो भी बैंक होगा वो फ्री फ्रॉम वेजिटल का वो ग्रोथ होना चाहिए। बोल्डर और अदर ऑब्स्ट्रक्शंस लाइक ब्रिजेस, पियर्स, ओके, पायर्स वगैरह जो होता है, मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज देयर शुड बी अ नो लॉन्गर ओवरफ्लो सेक्शन दैट फ्लड स्टेजेस। ओके, मतलब ये जो होगा प्लेन सेक्शन होना चाहिए, मतलब जहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है वो सेक्शन अपन वो नहीं होना चाहिए। ओके, वो सेक्शन कंसिडर नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज to ensure the good consistency between the stage and discharge, there should be a good control section for downstream of the gauging site. Okay, good control section होना चाहिए downstream में, जहाँ पे मतलब अगर स्टेज और डिस्चार्ज बढ़ भी जाता है तो वो डाउनस्ट्रीम में कंट्रोल होना चाहिए। अदर सेक्शन शुड बी स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म फॉर लेंथ अबाउट 10 to 20 टाइम्स। कितना होना चाहिए, 10 to 20 टाइम्स होना चाहिए विद द विड्थ ऑफ द स्ट्रीम सेगमेंट। जो भी स्ट्रेट सेक्शन सेगमेंट होगा वो जो भी विड्थ होगी उसका 10 to 20 टाइम्स। मतलब अब इफ द विड्थ इज 10 मीटर, कंसीडर विड्थ इज 10 मीटर, सो द लेंथ शुड बी अराउंड एट द सेक्शन शुड बी अराउंड 100 मीटर। ओके, वो मतलब कितना होना चाहिए, 100 मीटर या 200 मीटर के अराउंड होना चाहिए। सो दैट गिव्स अ गुड रीडिंग और दैट इज अ स्ट्रेट सेक्शन एंड द स्ट्रीम गेजिंग सेक्शन शुड बी इजीली असेसेबल। व्हाटएवर दैट साइट दैट शुड बी इजीली असेसेबल होनी चाहिए। So okay, these are the some site selection point that are need to consider while we are measuring the discharge from the stream. Also that the methods are there. First is velocity area method, नेक्स्ट हम देखेंगे उसके बाद हाइड्रोग्राफ कंपोनेंट्स। ओके, वेलोसिटी एरिया मेथड और फ्लोट मेथड भी देख लेंगे कि क्या होता है एक्चुअली। नाउ हियर द इंडिविजुअल्स portion here, this discharge is measured with the help of this equation, that is q is equal to velocity into area। ठीक है, velocity measure करते हैं with the help of float method, with the help of current method, with the help of different types of wears। okay, wears भी यूज किए जाते हैं और डिफरेंट वाटर मेजरिंग स्ट्रक्चर जैसे पार्शियल फ्लूम हो गया, wears हो गया, फ्लूम्स हो गए, ये भी यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज और द discharge which is leaving the stream or the runoff that is leaving the stream, we have to use these methods। okay, so इसमें velocity area method, float area method और current meter ज्यादा यूज करते हैं। तो करंट मीटर हम जब नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ लेंगे करंट मीटर में क्या क्या होता है और किस तरह से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो velocity of flow at a cross section varies and it is not enough to measure the velocity at a single point। okay, मतलब
क्रॉस सेक्शन वी हैव टू चेक द वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन। हर क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी अलग होती है, तो हर क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी मेजर करने के बाद उसका एवरेज हम यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। एंड बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द स्ट्रीम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वर्टिकल पोर्शन। ओके, जिस तरह से जो भी स्ट्रिप होगी, जो भी विड्थ होगी, हम इसको इक्वल नंबर ऑफ वर्टिकल सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखेंगे on each portion the velocity is measured at one or more point along the depth of the and get a representative velocity. Okay, each portion में हम velocity measure करेंगे और depth measure करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका average velocity होगी। Now see here, this is in this way. Okay, here it is water level surface, this is stream bed is there, and we have to divide this area into number of equal widths. Okay, यहाँ पे देखो equal width से हम यहाँ पे I section 1 हो गया, सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 3 होगा, उसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे और हर जगह क्या करेंगे, डेप्थ मेजरमेंट कर लेंगे। ईच एंड एवरी सेक्शन में हम मेजर द डेप्थ। सपोज हियर डेप्थ इज d4, ओके, हियर डेप्थ इज d5 एंड हियर डेप्थ इज d6। ओके, और सम एट द एंड जहाँ पे होता है, यहाँ पे कुछ सेक्शन ऐसे वहाँ पे निग्लिजिबल भी हम विड्थ क्या कर सकते हैं, और डिस्चार्ज निग्लिजिबल कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम क्या करेंगे, डेप्थ मिल गई आपको, डेप्थ मिल गई, विड्थ कितनी है तुम्हारी, एवरेज विड्थ, डेप्थ मिल गई, यहाँ पे वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो डेप्थ इनटू वेलोसिटी इनटू विड्थ ऑफ द चैनल। ओके, विड्थ ऑफ दिस सेक्शन ओनली, ठीक है, ये सेक्शन की जो विड्थ होगी वो हम क्या करेंगे, W से उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसको मेजरमेंट करेंगे। सो वी विल गेट द डिस्चार्ज ऑफ दिस सेक्शन ओनली। ओके, आपको ये जो पहले डिस्चार्ज मिलेगा ये इसी सेक्शन का मिलेगा। जिस तरह से हमने ये कैलकुलेशन किया तो उसी तरह से हम डेप्थ D2 के लिए करेंगे, डेप्थ D3 के लिए करेंगे, D4 के लिए करेंगे, D5 के लिए करेंगे, D6 के लिए डेप्थ मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद अभी देखो इसमें क्या होता है, जनरली 2 पॉइंट मेथड भी यूज करते हैं और 3 पॉइंट मेथड भी यूज करते हैं। तो 2 पॉइंट मेथड में क्या करते हैं कि 2 पॉइंट मेथड में यहाँ पे मतलब from the water level surface we have to measure a point 2D distance. Okay, if suppose depth is 1 meter, अगर डेप्थ इज 1 मीटर है, ओके, यहाँ पे डेप्थ जो 1 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर में करंट मीटर हेल्ड करेंगे और उसका रीडिंग मार्क करेंगे। उसके बाद 0.8D मतलब 80 सेंटीमीटर पे होल्ड करेंगे करंट मीटर और उसकी रीडिंग्स लेंगे। तो आपको मिल गया वेलोसिटी एट 0.2D, इसको मार्क करेंगे इस तरह से, वेलोसिटी एट 0.2D एंड वेलोसिटी एट 0.8D। ठीक है, वेलोसिटी एट 0.8D, ये सेक्शन के लिए, ओनली फॉर दिस सेक्शन, इसको हम सेक्शन ए सेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ए सेक्शन के लिए। ठीक है, उसी तरह से सेक्शन बी के लिए हम मेजर करेंगे वेलोसिटी एट 3 पॉइंट। तो इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज कैसे लेंगे, वेलोसिटी एट 0.2D प्लस वेलोसिटी एट 0.8D, वेलोसिटी एट 0.8D डिवाइडेड बाय 2, आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरह से सेक्शन बी को हम कंसीडर करेंगे। हियर सेक्शन बी जो होगा उसमें वेलोसिटी हम 3 पॉइंट्स पे मेजर करेंगे, 3 पॉइंट्स पे मेजर करेंगे। पहला पॉइंट होगा तुम्हारा 0.2D मतलब 20 सेंटीमीटर इज द फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद 60 सेंटीमीटर, ओके, और उसके बाद 80 सेंटीमीटर। ओके, ये तीनों का क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, 0.2D plus velocity at 0.6D, velocity at 0.8. Remember that the velocity, when in a case of 2 point method, we have to measure velocity at this depth, that is 0.2D and 0.8D. In case of 3, we have to use it as a 3 point, as this 0.2D, 0.6D and 0.8D. Okay, have you got this? Okay, have you got this right? Yes, no, in the chat box. Have you got this? करने का तरीका, ठीक है। So now what we do, some little bit, could I please repeat it again? कौन है, अमित शर्मा। 2 पॉइंट सेक्शन, ओके, 2 पॉइंट मेथड में देखो अमित क्या होता है 2 पॉइंट मेथड में, रिमेंबर दिस इज अ स्ट्रीम, यहाँ पे एक स्ट्रीम हम कंसिडर करते हैं, ये एक स्ट्रीम है। इन केस ऑफ 2 पॉइंट मेथड what we do, we take the depth at 0.2D or velocity at
0.2d डेप्थ, ठीक है। ये जो होती है यहाँ पे जो डेप्थ होती है वो 0.2d होती है। Here the depth is 0.2d. Consider the total width of the channel is 10 मीटर। ये जो width है कंसिडर करो ये 10 मीटर है फॉर एग्जांपल पर्पस, example purpose. Depth we have to measure the velocity at 0.2d. 0.2d means what? D is the depth of the section. D is what? Depth of the section. अगर ये सेक्शन को हमने 10-10 1-1 मीटर के इंटरवल में डिवाइड किया, तो डिवाइड दिस सेक्शन इनटू 1-1 मीटर इंटरवल, इस तरह से, ठीक है। तो 10 इंटरवल 10 सेक्शन हो गए, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, ईच सेक्शन में 0.2d मतलब डेप्थ यहाँ पे कंसिडर करो 4 मीटर हो सकती है, 3 मीटर जो भी होगी वो, तो यहाँ पे करंट मीटर करो 0.2d डेप्थ, 2d डेप्थ। यहाँ पे सपोज डेप्थ इज 2 मीटर, यहाँ ये पॉइंट पे जो डेप्थ है कंसिडर करो ये 2 मीटर है, तो कितना हुआ 0.2d इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2d इंटू दैट इज इक्वल टू 4। डेप्थ कितनी हुई 0.4, तो आपको ये क्या करो 0.4 मीटर मतलब 40 सेंटीमीटर पे आपको पहला रीडिंग हेल्ड करना पड़ेगा, मतलब करंट मीटर यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद उसका आरपीएम नोट करना पड़ेगा इन करंट मीटर, ठीक है। आरपीएम नोट करना पड़ता है इन करंट मीटर जब यूज करते तब हम इसको मेथड यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं 0.8d, सेकंड 2 मेथड्स में क्या होता है 0.8d में हम डेप्थ करते हैं। डेप्थ कितनी है हमारी कंसीडर करो 2 मीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो आंसर कितना आएगा 1.6 आएगा। आंसर कितना आएगा 1.6 आएगा। तो यहाँ से 1.6 मीटर आप डिस्टेंस आप क्या करो मेजर करो, ये आएगा 1.6 मीटर। इस पे भी आरपीएम मेजर करो, यहाँ पे आपको वेलोसिटी मिल गई, यहाँ पे आपको वेलोसिटी मिल गई, ये दोनों का क्या करो तो एवरेज ले लो, यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ दिस सेक्शन ओनली, ठीक है। ये सेक्शन की वेलोसिटी कंसीडर करो, तो ठीक है। इस तरह से मेजरमेंट करके हाइड्रोग्राफ तैयार किया जाता है, उसका डेटा कलेक्ट करने के बाद हाइड्रोग्राफ पर प्लॉटिंग किया जाता है, तो ठीक है। तो स्ट्रीम गेजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग वेलोसिटी और डिस्चार्ज फ्रॉम द चैनल और डिस्चार्ज फ्रॉम द रिवर, और जो भी रिवर होती जो भी फ्लोइंग स्ट्रीम होती है उसका डिस्चार्ज हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं, ओके। So this is the area of this individual portion can be easily calculated if the bed profile and stage are known. Okay, अगर आपको डेप्थ और बेड प्रोफाइल मतलब ये सारी चीजें पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। एंड द वेलोसिटी मे बी मेजर्ड बाय कन्वेंशनल मेथड और बाय एन एडवांस प्रोसीजर, ठीक है। वेलोसिटी आप क्या है नरेंद्र कुमार सर, वाटर फ्लो मेजरमेंट के लिए है ना, हाँ ठीक है, वाटर फ्लो मेजरमेंट के लिए ही है, मतलब डिस्चार्ज ही होता है वाटर फ्लो की वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद आप इसका डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हो गया आपका व्हाट वेलोसिटी एरिया मेथड। उसके बाद फ्लोट मेथड होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड कौन सी होती है फ्लोट मेथड। तो फ्लोट मेथड में क्या करते हैं देखो, व्हाट वी डू इन अ फ्लोट मेथड, वी कंसीडर दिस चैनल, एक स्ट्रेट चैनल लो, ओके, जो अभी आपने देखा स्ट्रेट चैनल होता है, तो उसमें एक 2 पॉइंट मार्क करो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ये 2 पॉइंट हो। एक फ्लोट लो, फ्लोट मतलब फ्लोट, इफ फ्लोट इज नॉट अवेलेबल विद यू सो यू कैन यूज ए बॉटल, एक बॉटल लो, फ्लोट नहीं हो एक बॉटल लो, तो बॉटल में क्या करो पानी भरो, हाफ पानी क्या करो उसमें फिल करो, और उसको यह पॉइंट पे मार्क, ये पॉइंट पे ऐड रखो, और measure the time that travel the float takes to travel from point A to point B, ठीक है। इसमें क्या करो पॉइंट सेंटर में रखो, और फ्लोट को पॉइंट ए और पॉइंट बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, सपोज दैट टाइम इज टी, वो टाइम क्या होता है टी होता है। उसके बाद आपको डिस्टेंस पता है, व्हाट इज सपोज दिस डिस्टेंस इज डी मीटर, ओके, ये डिस्टेंस क्या है डी मीटर, तो आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम बोलते हैं, v इज अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम किस में होता है सेकंड में कंसीडर करो और मिनट में, पर आपको सेकंड में कंसीडर करके, तो ये आपका आ गया आपका वेलोसिटी पर मीटर सेकंड, ओके, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। इफ वी नो द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस चैनल,
ओके, चैनल का क्या करो, क्रॉस सेक्शन मेजर करो। क्रॉस सेक्शन किस तरह से किया जाता है, अभी देखो ये टोटल विड्थ है, इस विड्थ को आप इक्वल सेक्शन में डिवाइड करो। इक्वल सेक्शन में डिवाइड करने के बाद एक एवरेज डेप्थ आपको मिल जाएगी इस तरह से। ओके, एवरेज डेप्थ मिल जाएगी, एवरेज डेप्थ से डेप्थ होगी दैट इज डी, और इसकी जो विड्थ होगी दैट इज डब्ल्यू। ये दोनों को मेजर करो, यू गेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इज ए एंड दिस इज वेलोसिटी, ये दोनों का प्रोडक्ट लो, आपको क्या मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, जो फॉर्मूला अभी हमने इनिशियली देखा फ्लोट वेलोसिटी एरिया मेथड में। तो इसी तरह फ्लोट मेथड में भी हम इस तरह से इसका डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। हैव यू गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, समझ में आया? यस सर। तो बेसिक मेथड है, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। और एडवांस में अभी देखो करंट मीटर भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गई, पर एडवांस मेथड में करंट मीटर ज्यादा यूज करते हैं। तो करंट मीटर क्या होता है, किस तरह से होता है, तो हम कल के सेशन में उसको देख लेंगे, और उसमें स्टेज रिकॉर्ड, डिस्चार्ज रिकॉर्डर भी हम देख लेंगे। 1 मिनट। It is a simple device that is used to measure the discharge from a stream. Okay, तो करंट मीटर देखेंगे, करंट मीटर एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है। तो एक इस तरह से एक डिवाइस होता है, ठीक है। इसमें इस तरह से फैंस होते हैं, कप टाइप, जैसे विंड वेन होता है ना, जैसे विंड वेन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे विंड, जैसे ही वाटर फ्लो होता है तो ये रोटेट होने लगता है इस तरह से। ये क्या होता है, रोटेट होने लगता है इस तरह से, और रोटेट होने के बाद यहाँ पे एक मीटरिंग आरपीएम मीटर लगा होता है, मतलब यहाँ पे आरपीएम उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, आरपीएम रिकॉर्ड करने के बाद उनका एक मैन्युफैक्चरर कोड होता है, उसको हम उसका कोड दिया होता है ए प्लस बी एन, ठीक है। एन फॉर आरपीएम और ए और बी जो होता है मैन्युफैक्चरर कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो इसके न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे, करंट मीटर के न्यूमेरिकल भी हम कवर कर लेंगे। तो ये होता है आपका स्टेज मेजरमेंट और दी डिस्चार्ज मेजरमेंट फ्रॉम द स्ट्रीम, एंड दिस जनरली यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द discharge from the discharge, and with the help of that discharge we have to generate the hydrograph, ठीक है। अभी हाइड्रोग्राफ किस तरह से जनरेट किया जाता है, देखो कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट एक बार इफ यू गेट द कॉन्सेप्ट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दी, उसके पास हम उसका पूरा डिटेल देख लेंगे, ठीक है। किस तरह से हाइड्रोग्राफ तैयार किया जाता है और जनरेट होता है वो हम अब देखेंगे साइमल्टेनियसली बाय प्लॉटिंग दी डायग्राम। डायग्राम प्लॉट करने के बाद आपको देखने समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंसीडर एक स्ट्रीम है, ठीक है, यह एक स्ट्रीम है, और यहाँ पे आपने क्या किया, एक मीटर गेज स्टेशन आपका यहाँ पे, मतलब यहाँ से आप क्या करोगे, वेलोसिटी मेजर करोगे। फ्रॉम हियर यू कैन मेजर द वेलोसिटी, ठीक है। हियर यू कैन मेजर द वेलोसिटी ऑफ द वाटरशेड, गेज पॉइंट है, तो वहां से आप क्या करोगे, वेलोसिटी मेजर करोगे, ठीक है। एक स्ट्रीम ले लो, ऐसे करो, और यहाँ पे गेज है, कंसीडर ये गेज पॉइंट दैट इज जी, जी इज हियर, गेज पॉइंट है। ओके, तो जैसे ही रेनफॉल स्टार्ट हुआ, कंसीडर ये भी साइमल्टेनियसली, कंसीडर रेनफॉल इज स्टार्टेड। ओके, रेनफॉल क्या हुआ, अभी स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, वाटर लॉस होगा। इनिशियली क्या होगा, वाटर लॉस होगा, मतलब जो भी वाटर होगा वो क्या होगा, जमीन में जाएगा, इनफिल्ट्रेशन होगा, पर्कोलेशन होगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा, इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। उसके बाद अगर रेन कंटिन्यूअसली चालू है, ठीक है, लॉसेस होने के बाद क्या होगा, सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। सॉइल क्या होगी, कंप्लीटली सैचुरेटेड, मतलब सॉइल अभी वाटर एब्सॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअसली रेनफॉल चालू होगा तो फिर क्या होगा, ये स्ट्रीम में से रेन क्या हो गया, रन ऑफ क्या होगा, मूव होने चालू हो जाएगा, ठीक है। मूव होना क्या होगा, चालू हो जाएगा। पर कुछ टाइम क्या है ना, अभी सपोज 10 बजे चालू, 10 बजे रेन स्टार्ट हुआ, कंसीडर रेनफॉल इज स्टार्ट एट 10 आवर्स, मतलब 10 मॉर्निंग, 10 बजे 10 बजे रेनफॉल क्या हुआ, स्टार्ट हो गया, मतलब 12 बजे तक रेन 10-11 बजे तक रेनफॉल हुआ कंटिन्यू। 11 बजने के बाद
सारे लॉसेस हो गए, ये हो गया, मतलब इंटरसेप्शन हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया, परकोलेशन हो गया, सारी चीजें हो गई। उसके बाद 11 बजने के बाद क्या हुआ, रन ऑफ प्रोसेस रन ऑफ प्रोसेस शुरू होना चालू हुआ। तो हमारा हाइड्रोग्राफ भी क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, चालू हो जाता है। मतलब जैसे रन ऑफ चालू हो जाता है तो हाइड्रोग्राफ हमारा इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। जैसा जैसा टाइम जाएगा, ठीक है, जैसा जैसा टाइम इंटरवल, जैसे जैसे टाइम जाएगा उसी तरह हाइड्रोग्राफ क्या होगा, ऊपर चलता जाएगा। ओके, अगर रेनफॉल कंटिन्यूअसली हुआ तो ये यहाँ से रन ऑफ क्या होगा, निकलते जाएगा, स्ट्रीम में से क्या होगा, कंटिन्यूअसली निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, और ये रिकॉर्डिंग आएगा। पर जैसे ही बारिश रुकेगी और जैसे ही रेनफॉल कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो रन ऑफ होगा वो क्या होगा, वाटरशेड से बाहर निकलने लगेगा। उसको इस ये पीक पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो ये पीक सेगमेंट में आने के बाद रेनफॉल जो होता है वो नीचे चला जाता है। मतलब इस तरह से ग्राफ क्या होता है, डेवलप्ड होते जाता है, जैसे जैसे टाइम पास होते जाएगा वैसे वैसे। तो एक्चुअली ये क्या होता है, हाइड्रोग्राफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ क्या होता है, इट इज द प्लॉट ऑफ इंटरस्टेनियस डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। ठीक है, ये क्या है, डिस्चार्ज। यहाँ पे जो हम डिस्चार्ज मेजर करेंगे, ओके, डिस्चार्ज किस तरह से मेजर करेंगे, जो हमें अभी देखा, वेलोसिटी एरिया मेथड से देखो, फ्लोट मेथड से देखो, करंट मेथड से देखो, जो भी होगा उससे हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज मेजर करेंगे फॉर अ इंटरवल। मतलब पहले 0 आवर में करेंगे, फिर 3 मीटर में करेंगे, 3 आवर्स के बाद करेंगे, 6 आवर्स के बाद करेंगे, 4 आवर्स के बाद करेंगे, तो सॉरी 9 आवर्स के बाद करेंगे, 12 आवर्स के बाद करेंगे, 15 आवर्स के बाद करेंगे। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब वो एट अ सर्टेन टाइम इंटरवल that as rainfall stop or the intensity of rainfall is reduced, this water whatever pressure runoff is there from the watershed that is leaving the watershed, वो क्या करेगा, वाटरशेड लिविंग करेगा, लीव करेगा। तो लीव जैसे ही वाटरशेड लीव करना चालू हो जाता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन अ फॉलिंग लिम, दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्चार्ज लिविंग प्रोसेस ऑफ द फ्रॉम द वाटरशेड ऑफ रन ऑफ। ठीक है, मतलब ये जो रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, रन ऑफ अभी वाटरशेड से बाहर निकलने वाला है और निकल रहा है। जैसे जैसे टाइम पास होते जाएगा डिस्चार्ज जो है उसी तरह से क्या होगा, कम होते जाएगा इन केस ऑफ वाटरशेड। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इट इज अ प्लॉट ऑफ इंटरस्टेनियस डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। मतलब जैसे टाइम पास होते जाएगा उसको। और ये जो इनिशियल पोर्शन है, सर आपने यहाँ से क्यों नहीं लिया, क्योंकि यार कि रन ऑफ स्टार्ट होने के बाद जैसे भी देखो, यहाँ पे एक फील्ड है, एक कॉन्सेप्ट देखो, ये फील्ड है, यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद जैसे जैसे बारिश होगी तो वाटर इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, लॉसेस सेटिस्फाई होंगे। लॉसेस सेटिस्फाई होने के बाद क्या होता है, लॉसेस सेटिस्फाई होने के बाद क्या होता है, वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है एट अ सर्टेन डेप्थ, एट ए सर्टेन डेप्थ। पर एट अ मतलब ऐसी डेप्थ आती है, ऐसा सर्टेन होता है, तो ये पानी जो होता है ये मूव होने लगता है। ठीक है, ये पानी क्या होता है, मूव होने लगता है। मतलब यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा, मतलब वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, यहाँ से निकलते जाएगा। तो इसी तरह से इसको इसी, दैट्स व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग ही फ्रॉम दिस पॉइंट हियर, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज लॉसेस। ओके, इसको हम बोलते हैं लॉसेस, यहाँ से हम लॉसेस कंसिडर करते हैं। इफ यू जॉइन दिस स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, तो ये सारा आपको क्या मिलेगा, बेस फ्लो मिल जाएगा। ये आपको क्या मिलेगा, बेस फ्लो मिलेगा। और ये जो ऊपर का होगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव रन ऑफ, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रन ऑफ, ERH, इफेक्टिव रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, हैव यू गॉट दिस, हैव यू गॉट दिस, यस नो, isolated that is developed due to isolated storm and it is typically single peak skew distribution। ये क्या होता है, सिंगल पीक स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्चार्ज, एंड इट इज वेरियसली नोन एज स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ और सिंपली हाइड्रोग्राफ भी इससे बोला जाता है। तो हियर इट इज द डायग्राम विच डिस्चार्ज वर्सेस टाइम दिया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पॉइंट एम ए दिया है, बी, ए से बी गया, बी से पी गया, पी से सी गया, सी से डायरेक्टली डी आया और डी से एन तक गया। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोग्राफ के कंपोनेंट, इसको बोलते हैं बेस फ्लो रिसेशन कर्व, एम ए पॉइंट, पॉइंट एम ए, और इसको बोलते हैं बेस फ्लो रिसेशन। मतलब बेस फ्लो यहाँ से, मतलब लॉसेस होने के बाद वो स्टार्ट होता है रन ऑफ। फिर ए और बी उसको बोलते हैं राइजिंग लिम बोलते हैं, ए और बी इसको बोलते हैं राइजिंग लिम बोलते हैं, बी और सी को क्रेस्ट सेगमेंट बोलते हैं,
और सी और डी को हम बोलते हैं फॉलिंग लिम बोलते हैं, डीएन को बोलते हैं बेस फ्लो रिसेशन। ठीक है, मतलब ये जो सारा जमीन में वाटर जो है वो जमीन में चला गया, क्या बेस फ्लो चला गया। पॉइंट बी एंड सी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन पॉइंट। ओके, पॉइंट बी और ए, मतलब इसको पॉइंट इन्फ्लेशन पॉइंट ऑन राइजिंग लिम एंड इन्फ्लेशन पॉइंट ऑन बेस फॉलिंग लिम, इसे कहा जाता है। और इसके बाद इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये जो ऊपर इफ यू सब्सट्रैक्ट दी बेस फ्लो फ्रॉम द टोटल हाइड्रोग्राफ, ये जो आपको मिलता है डायरेक्ट रन ऑफ मिलता है, मतलब दिस रन ऑफ इज यूजफुल फॉर कंजर्वेशन पर्पस और यूजफुल फॉर अदर पर्पस। ये जो होता है एक्टिव प्रैक्टिकली हम इसको बोले तो ये जो यूज किया जाता है डायरेक्ट रन ऑफ फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज फ्रॉम द वाटरशेड एंड दैट इज इंडिकेट द डायरेक्ट रन ऑफ, दिस इम्पार्ट द रन ऑफ। ठीक है, मतलब इतना रन ऑफ हो सकता है ये हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हाट द हाइड्रोग्राफ कंपोनेंट। तो वन बाय वन कंपोनेंट देखेंगे कि राइजिंग लिम क्या होता है, फॉलिंग लिम। आपको एक डायग्राम कंसीडर हो गई, मतलब ए से बी राइजिंग लिम होता है, बी से सी क्रेस्ट सेगमेंट होता है, सी से डी फॉलिंग लिम होता है। ओके, और ये जो रिसेशन होता है फॉलिंग लिम रिसेशन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज राइजिंग लिम, क्या होता है, इट इज द कंसंट्रेशन कर्व। अभी देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ डिस्चार्ज इज इंक्रीजेस। okay, increase in discharge due to gradual building of the storage in a channel and over the catchment surface। इसमें क्या होता है, राइजिंग लिम में क्या होता है, इनिशियली जो भी रन ऑफ होता है वो बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, डेप्थ ऑफ द रन ऑफ इज इंक्रीजेस एज टाइम पासेस। ओके, जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है तो डिस्चार्ज की डेप्थ क्या होती है, कॉन्सेंट डिस्चार्ज कॉन्सेंट्रेट होने लगता है और बढ़ने लगता है, ग्रेजुअल होता है। द इनिशियल लॉसेस एंड हाई इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ द स्टॉर्म कॉजेस डिस्चार्ज टू राइज rather slowly in initial periods। okay, इनिशियल पीरियड में क्या होता है, डिस्चार्ज लॉसेस ज्यादा होने की वजह से डिस्चार्ज जो होता है वो कम, मतलब कम होने लगता है। जैसे ही लॉसेस सेटिस्फाई हो गए, as losses are satisfied, so what happens, the runoff process is started, the basin and the storm characteristics control the shape of rising limb of the hydrogram। ठीक है, इसके लिए बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर बेसिन अंडुलेटिंग मतलब बेसिन की टोपोग्राफी अंडुलेटिंग है तो जल्दी रन ऑफ हो जाएगा। स्टॉर्म कैरेटिक हाई इंटेंसिटी स्टॉर्म है तो रन ऑफ ज्यादा हो सकता है। ओके, बेस्ड ऑन द इन्फिल्ट्रेशन रेट, इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होता है तो कभी कभी हमें क्या होता है, ज्यादा रन ऑफ देखने को मिलता है वाटर शेड से। तो इसमें राइजिंग लिम में कंसीडर करके क्रेस्ट सेगमेंट में क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द हाइड्रोग्राफ। ओके, एंड इट कंटेन्स द पीक फ्लो। इसमें क्या होता है, पीक फ्लो होता है and this peak now occur when runoff from various part of the catchment simultaneously contribute amount to achieve the maximum amount of flow at a basin outlet। मतलब जितना भी स्ट्रीम होती है, ठीक है, जो भी स्ट्रीम होती है वो स्ट्रीम में जितना भी रेनफॉल होता है वो रन ऑफ होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, कंट्रीब्यूट हो जाता है एंड विच इज लिविंग वाटरशेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, विच इज लिविंग वाटरशेड runoff living watershed simultaneously and that gives the maximum amount of discharge from that watershed। and generally for a larger catchment the peak flow occur after cessation of the rainfall। ठीक है, जब भी लार्जर कैचमेंट में होता है रन ऑफ कब ऑकर होता है और दिस पीक कब ऑकर होता है, जब सिसेशन हो जाता है। सिसेशन मतलब रेनफॉल कम हो जाता है या बंद हो जाता है। एंड द टाइम इंटरवल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रेनफॉल टू पीक बिगिंस इसेंशियली कंट्रोल बाय बेसिन एंड स्टॉर्म कैरेक्टर। ये भी क्या होता है, बेसिन और स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स से कंट्रोल किया जाता है इन केस ऑफ लार्जर वाटरशेड। ऑब्वियसली ना, लार्जर वाटरशेड में रन ऑफ निकलने के लिए टाइम बहुत लगेगा क्योंकि जो भी रिमोट एरिया में जो भी रन ऑफ होगा वो उसको आउटलेट में आने में टाइम होगा, तो ऑब्वियसली उसका टाइम भी लगेगा, उसका क्वांटिटी भी क्या होगा, कम होते जाएगा एज देयर आर ऑब्स्ट्रक्शंस और लॉसेस ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ रन ऑफ फ्रॉम रिमोट पॉइंट टू द आउटलेट। ठीक है, तो ये आ गया क्रेस्ट सेगमेंट में। उसके बाद होता है मल्टीपल पीक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ इन अ बेसिन ऑकर कैन ऑकर व्हेन टू और मोर स्टॉर्म ऑकर्स इन सक्सेशन। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जब भी स्टॉर्म इवेंट्स होते हैं और जो भी साइमल्टेनियसली स्टॉर्म अगर हो रहा है तो मल्टीपल पीक्स इस तरह से आ सकते हैं। किस तरह से आ सकते हैं, देखो सी हियर हाउ द मल्टीपल पीक्स आर ऑब्जर्व इन दिस केस। तो मल्टीपल पीक्स मतलब इस तरह से पीक्स इसमें आ सकते हैं, पिक्स पॉइंट इस तरह से क्रिएट कर सकता है, दिस टाइप्स। ओके,
तो इस तरह से मल्टीपल पिक्स, अगर मल्टीपल स्टॉर्म ड्यूरेशन हुए तो इस तरह से मल्टीपल पिक्स क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, और इसको हम कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ भी बोल सकते हैं। वी कॉल्ड इट एज अ कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ। तो ठीक है, इस तरह से भी हाइड्रोग्राफ जनरेट किया जाता है और होता है, और उसका एनालिसिस करके हम एक्चुअल रेनफॉल रन ऑफ कितना होता है वो हम मेजर कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ होता है। Now recession limit, okay, generally आएगा the estimation of peak flow and its occurrence being important in a flood flow studies, okay, कहाँ पे यूज किया जाता है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो भी फ्लड्स आते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिवर्स में फ्लड आते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, और कितना डिस्चार्ज होना चाहिए फ्रॉम द अपर कैचमेंट टू डाउनस्ट्रीम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोग्राफ का स्टडीज। ओके, डील्ड विद द डिटेल्स ऑफ एल्सवेयर, ओके, ये बुक में हमने अभी पढ़ा है, मतलब जो भी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद रिसेशन लिम जो होता है, द रिसेशन लिम which extend from the point of inflection at the end of the crest segment, that is point C, to the commencement of the natural groundwater flow, that is point D, represents the withdrawal of water from the storage built up in the basin during the earlier phase of the hydrograph। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये डायग्राम में, हाँ, this is what this segment what represented from C to D, it representing the watershed, runoff is leaving from the watershed, okay, from the starting segment, मतलब यहाँ से runoff start watershed leave होना चालू हो जाता है, और it reaches to up to the commencement of base flow, मतलब जब तक base flow में उसका कन्वर्ट नहीं होता तब तक runoff क्या होता है, नीचे चला जाता है, चलते जाता है और एंड होते जाता है। ओके, देन the here the starting point of recession limb, that is point of inflection, represent the condition of maximum storage। ठीक है, ये क्या होता है, मैक्सिमम स्टोरेज की कंडीशन दिखाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट में, एंड सिंस द डिप्लीशन ऑफ स्टोरेज टेक्स प्लेस आफ्टर द सेसेशन ऑफ द रेनफॉल, द शेप ऑफ दिस पार्ट ऑफ हाइड्रोग्राफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिपेंड एंटायरली ऑन वाटरशेड। अगर रेनफॉल अगर बंद हो जाता है तो सारा मतलब रिसेशन कर्व जो है तो कंप्लीटली किस पे डिपेंड होता है, जो भी बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, अगर अंडुलेटिंग होगा तो ज्यादा टाइम लेगा, फ्लैट हुआ तो जल्द से जल्द क्या होगा, वाटर रन ऑफ वाटरशेड में से निकल जाएगा। ठीक है, comes under the different components of hydrograph that are useful and that are known for the and the importance of that, इसका importance हमें पता होना चाहिए। Similarly, how to separate the base flow methods, okay, बेस फ्लो किस तरह से सेपरेट किया जाता है वाटरशेड में। हैव यू गॉट दिस हाइड्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आया, हाइड्रोग्राफ के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह मेजर किस तरह से करता है आपको, अगर आप इफ यू नो दिस देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाइड्रोग्राफ किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से इसके कैलकुलेशंस किए जाते हैं। अगर आपको मेजरमेंट करना आ गया तो आप इसको इजीली बोल सकते हैं। हैव यू गॉट दिस, समझ में आया? ओके, विमलेंद्र, अभी देखो, कंसीडर इन केस ऑफ हाइड्रोग्राफ वी कंसीडर द बेस फ्लो। क्या कंसीडर करते हैं हाइड्रोग्राफ के केस में, बेस फ्लो कंसीडर करते हैं। अगर आपने बेस फ्लो इसमें से माइनस कर दिया, इफ यू सब्सट्रैक्टेड बेस फ्लो फ्रॉम द हाइड्रोग्राफ, तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा, डीआरएच बोलते हैं उसको, क्या मिलेगा, डीआरएच, डायरेक्ट रन ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ का मतलब क्या होता है, the runoff which directly take over part in the formation of surface runoff। जैसे कि जो भी runoff रिवर, जो भी स्ट्रीम है उसमें जो भी पानी रेनफॉल होता है वो डायरेक्टली runoff कंट्रीब्यूट करता है, वो क्या है, कंट्रीब्यूटेड एज अ डायरेक्ट runoff। वो क्या कंट्रीब्यूट करता है, डायरेक्ट runoff कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, वो क्या करता है, डायरेक्ट runoff कंट्रीब्यूट करता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, वो क्या करता है, डायरेक्ट रन ऑफ क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो वो जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ, उसमें क्या लॉसेस नहीं होते, मतलब जो भी रन ऑफ हमें लॉसेस माइनस करके मिलता है उसको हम बोलते हैं डीआरएच। तो ठीक है, तो डीआरएच किस तरह से निकाला जाता है, उसके ग्राफिकल मेथड्स कौन से वो देखेंगे। सो देयर आर जनरली 3 मेथड्स। ओके, इसके 3 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो भी लास्ट एंड पॉइंट होता है, मतलब जो कमेंस करता है बेस फ्लो को, उसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, उसको हम ज्वाइन कर देते हैं, और उसके नीचे का जो फ्लो होता है ये वाला, उसको हम बेस फ्लो कहते हैं। ओके, उसको बोलते हैं बेस फ्लो।
इसको माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा DRH, डायरेक्ट रन ऑफ मिल जाएगा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं DRH। Now in this method it is achieved by joining the straight line at the beginning of the surface runoff to the end of recession limb, representing the end of direct runoff। ठीक है, ये क्या होगा, डायरेक्ट runoff का एंड दिखाएगा। In a figure, point A represents starting point and B representing the end point, and the direct runoff, and it's usually easy to identify view of shape of change in runoff rate एट द पॉइंट ऑफ। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट रन ऑफ कैसे चेंज होते जा रहा है, ये हम इसमें देखेंगे। नाउ हियर द पॉइंट बी मेकिंग द एंड ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ इज रादर डिफिकल्ट टू लोकेट एग्जैक्टली। ओके, ये क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए। सो दिस इज व्हाट द केस ऑफ बेस फ्लो स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, बेस फ्लो सेपरेशन के तीन मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड होती है, उसके बाद सेकंड मेथड होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी पीक होता है, ठीक है, जो भी पीक होता है उसमें से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जो भी पीक होता है इसमें से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का जो भी एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, और ये इसमें से ये सारा माइनस करके हमें ये जो ऊपर का होता है वो DRH मिलता है, दैट इज डायरेक्ट रन ऑफ हमें मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपकी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होती है मेथड 3 होती है, जो भी रिसेशन पॉइंट है फ्लॉलिंग लिंब का, उसमें से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो एंड पॉइंट है ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये दोनों क्या करते हैं, एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट दोनों क्या करते हैं, वी हैव टू ज्वाइन इट। ओके, एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट ये दोनों क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। सो दिस इज व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स द DRH। तो ये तीन मेथड हो गई दैट इज जनरली यूज्ड। ओके, जनरली तो बेस फ्लो डिटरमाइन करने के लिए और बेस फ्लो माइनस करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, बेस लाइन मेथड यूज करते हैं, that is useful for the everywhere when we are solving this problem, you can get the clear idea of this methods। okay, so now here are some examples। तो एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल में हमें क्या करना पड़ेगा कि DRH डायरेक्ट रन ऑफ निकालना है, ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे हम, ये भी हम कल के लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, इसके रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल्स है, वो भी हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ये देखो, ये प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम हाइड्रोग्राफ उसको बोलते हैं, इसको फ्लड हाइड्रोग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको फ्लड हाइड्रोग्राफ भी बोलते हैं, इसको also called as flood हाइड्रोग्राफ और स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ भी, इट इज कॉल्ड अ स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, रन ऑफ हाइड्रोग्राफ भी बोलता है। और डिफरेंट फ्लड हाइड्रोग्राफ्स आर देयर। द फ्लड हाइड्रोग्राफ कंसिस्ट ऑफ ऑल थ्री फेजेस, दैट इज रन ऑफ भी होता है इसमें, सब सरफेस भी होता है, सब सरफेस रन ऑफ भी होता है, और इसको इंटरफ्लो भी बोलते हैं, और बेस फ्लो भी होता है। डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ द टाइम इन्वॉल्व, द हाइड्रोग्राफ आर क्लासिफाइड एज एनुअल हाइड्रोग्राफ्स, मंथली हाइड्रोग्राफ, सीजनल हाइड्रोग्राफ एंड फ्लड हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो ये देखते हैं, एनुअल हाइड्रोग्राफ, मंथली हाइड्रोग्राफ भी, सीजनल हाइड्रोग्राफ। अभी एनुअल हाइड्रोग्राफ क्या होता है, एनुअल हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ डेली, वीकली और 10 डेली मीन वैल्यूज ऑफ द ईयर। ठीक है, मतलब ये एनुअल डेली भी दिखाया, डेली भी रेनफॉल हम कंसीडर करते हैं, और वीकली भी उसका रेनफॉल रन ऑफ कंसीडर करते हैं। मंथली हाइड्रोग्राफ में क्या होता है, मंथली हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ डेली मीन फ्लो ओवर द मंथ। ओके, मंथली क्या मतलब, डेली फ्लो में वेरिएशन कितना है वो हम मंथली हाइड्रोग्राफ में कंसीडर करते हैं। एनुअल में क्या होता है, डेली मीन फ्लो में, ओके, डेली मीन फ्लो में ऑन वीकली बेसिस और मंथली बेसिस और एनुअल बेसिस, वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं इस इन केस ऑफ हाइड्रो। सीजनल में क्या होता है, सीजनल फ्लो वेरिएशन हम देखते हैं, so, जैसे कि मानसून और ड्राई सीजन में। ओके, मानसून सीजन में और ड्राई सीजन में कि कितना फ्लो हो रहा है हाइड्रोग्राफ का। फ्लड हाइड्रोग्राफ में क्या, फ्लड हाइड्रोग्राफ और सिंपली हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट द स्ट्रीम फ्लो ड्यू टू स्टॉर्म ओवर द कैचमेंट। ठीक है, स्ट्रीम का फ्लो होता है, जैसे ही कैचमेंट होता है तो उसमें फ्लड हाइड्रोग्राफ हम कैलकुलेट करते हैं और कंसीडर करते हैं। तो ये हुए हाइड्रोग्राफ के डिफरेंट टाइप्स। नाउ देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग ऑन दी हाइड्रोग्राफ। जिस तरह से रन ऑफ के फैक्टर्स होते हैं उसी तरह से हाइड्रोग्राफ के भी फैक्टर्स होते हैं। बोथ फैक्टर्स आर समवॉट सिमिलर। ओके, बोथ फैक्टर्स का है समवॉट सिमिलर है, पर उसमें थोड़ा सा चेंज है। देखो, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं और क्लाइमेटिक फैक्टर, जिस तरह से रन ऑफ के फैक्टर होते हैं ये भी उसी तरह से होते हैं, बट देयर इज समवॉट डिफरेंस। बेसिन, अभी देखो फिजियोग्राफिक में पहला बेसिन कैरेक्टरिस्टिक, इसमें शेप आया, स्लोप आया, साइज आया, ड्रेनेज डेंसिटी आया, उसके बाद नेचर ऑफ द वैली आया, एलिवेशंस आ गए।
स्टॉर्म फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स आते हैं? प्रेसिपिटेशन, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, मैग्नीट्यूड, मूवमेंट आते हैं। उसके बाद इनफिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए लैंड यूज, सॉइल टाइप, सॉइल टाइप, जियोलॉजिकल कंडीशंस, लेक स्वैम जो होता है इनफिल्ट्रेशन में आता है, फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, इनिशियल लॉसेस कैपिटल इसमें कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स में चैनल क्रॉस सेक्शन देखते हैं, रफनेस देखते हैं, स्टोरेज देखते हैं। उसके बाद इवेपोरेशन, व्हिच कम्स इन क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वाटर शेप ऑफ द हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस करने में। अभी किस तरह से, अगर शेप छोटा होगा तो हाइड्रोग्राफ का शेप अलग होगा, लार्ज होगा तो हाइड्रोग्राफ का शेप अलग होगा। देखो इस तरह से, सी हियर, वेयर इज दिस, ओके। हाँ, शेप ऑफ द बेसिन, अगर देखो टाइम और यहाँ पे देखो डिफरेंट शेप है, शेप ऑफ द वाटर शेड according to the shape of the watershed, the nature of the hydrograph is also changes. The effect of catchment on a shape hydrograph is illustrated in this figure, and the shape of this basin is influence taken for a water to remote part of the catchment to arrive at the outlet. Thus, the correct occurrence of peak and hence the shape of the hydrograph affected by the basin shape. ठीक है, अगर ज्यादा बेसिन अगर लेंथ ज्यादा होगा, if the length is more, the hydrograph is occurring somewhat like this. हाइड्रोग्राफ का नेचर इस तरह से आ सकता है, ठीक है। if the length is, if the watershed is small, तो स्मॉल watershed तो इस तरह से भी watershed क्या हो सकता है, आ सकता है, नेचर आ सकता है। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द हाइड्रोग्राफ। देखो यहाँ पे थोड़ा फर्म है, यहाँ पे थोड़ा फर्म शेप है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा छोटा है वाटर शेड है और यहाँ पे बड़ा वाटर शेड है, तो इसका नेचर अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट, सी हियर, फैन शेप दैट इज सेमी सर्कुलर शेप कैचमेंट गिव्स शार्प एंड नैरो हाइड्रोग्राफ, ठीक है। फैन शेप क्या होता है, शार्प एंड नैरो देता है, व्हाइल द इलोंगेटेड वाटर शेड गिव्स द ब्रॉड एंड लो पीक। देखो ये ब्रॉड है, ब्रॉड पीक, और यहाँ पे पीक नैरो, पीक और नैरो, ठीक है। तो ये नैरो नेचर दिखाता है वाटर शेड का, सॉरी हाइड्रोग्राफ का, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द पीक and depending upon the shape, the factors are runoff nature of the hydrograph is affect. Now next, size of the basin. तो देखो अभी साइज क्या होगी, small basin differently from the larger one in it meant relatively importance of various phases of the watershed. देखो ये slower responses है in case of the flatter in case of the small watershed, in case of larger watershed, and a rapid responses rainfall in case of the small watershed, okay, for a short duration. In a small basin of the overland flow phases predominant over a channel flows, whereas in larger cases the runoff is channel flow is predominant, okay। अगर small watershed है तो वहाँ पे हम overland flow consider करते हैं, और overland flow जल्दी produce होता है as compared to larger watershed in case of larger watershed channel basin. The peak is high in a larger basin than in a small basin, as peak discharge is found vary as soon as A is to N, where A is the catchment area and N is the constant, and being about 0.5, and the base of the hydrograph from the larger basin will be larger than those of the corresponding hydrograph. देखो अभी ये देखो ये डायग्राम यहाँ पे दिख रही है, तो स्मॉल वाटरशेड है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बेस होता है वाटरशेड का ये ब्रॉड होता है, नैरो होता है, और पीक मतलब पीक नैरो होता है और ब्रॉड होती है। यहाँ पे पीक फ्लैट होता है, समवट फ्लैटर पीक इज देयर एंड ब्रॉड बेस ऑफ द ग्राफ इज देयर, सो ठीक है। तो ये हो गया आपके बेसिन अफेक्ट करता है इस तरह से। ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स हमने देख लिए, फैक्टर्स सारे देख लिए इसमें किस तरह से क्या होता है, ठीक है। उसके बाद होता है स्लोप, फिर ड्राइव डेंसिटी, ओके, लैंड यूज कवर, फिर इंटेंसिटी, क्लाइमेटिक में सारे इंटेंसिटी जो है वे सारे हम ये भी कल के लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, ओके। वी विल कंटिन्यू दिस फॉर टुमारो लेक्चर। ये जो पॉइंट्स है सारे बेसिन आपको बता दिया, ठीक है। सो एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस? Any queries regarding this? Yes, no, type करो।